फ्रेंड्स, स्क्रीन पर आप जो पैराग्राफ देख रहे हैं चेतन भगत की नोवेल हाफ गर्लफ्रेंड से मैंने लिया है। फ्रेंड्स, तो मैं इसके ऊपर ऑलरेडी 2 वीडियोस बना चुकी हूँ, डे 1 और डे 2 का। आज डे 3 का ट्रांसलेशन करेंगे। मेरी चैनल पेज में प्लेलिस्ट चेतन भगत हाफ गर्लफ्रेंड के नाम से है, आप उन दोनों वीडियोस को ज़रूर देखें। आज डे 3 का ट्रांसलेशन करेंगे, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। शी यूज़ टू लाइक योर बुक्स। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी कि माधव एक बंदा है जिसकी गर्लफ्रेंड है और वो गर्लफ्रेंड उसकी मर गई है। उसकी माधव के पास में एक डायरी है, एक जनरल है उसकी, और उस जनरल को लेकर वो एक राइटर के पास जाता है, उसे फोर्स करता है कि तुम इस डायरी को, जनरल को पढ़ो। तो लेकिन वो राइटर उसकी बात नहीं सुनता है और वो नहीं चाहता है कि वो उसकी इस डायरी को पढ़े। तो यहाँ पर वो उसे फोर्स करके उसके बारे में, उस डायरी के बारे में बता रहा है, उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में बता रहा है। तो इसी के ऊपर नोवेल है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शी यूज़ टू लाइक योर बुक्स। शी यहाँ पर माधव की गर्लफ्रेंड की बात करी जा रही है। तो माधव कहता है कि शी यूज्ड टू लाइक योर बुक्स, तुम्हारी बुक को पसंद करती थी। तो देखिए फ्रेंड्स, यूज्ड टू हम जो यूज़ करते हैं ना, पास्ट में कोई एक्शन को प्रेजेंट टाइम में बताते हैं कि हम ऐसा किया करते थे। जैसे कि मेरे पास में एक कार थी लेकिन अब मेरे पास में एक स्कूटर है। तो आई यूज़ टू हैव अ कार बट नाउ आई हैव अ स्कूटर। मेरे पास में एक कार हुआ करती थी लेकिन अब मेरे पास में स्कूटर है। जैसे कि वी यूज़ टू हैव क्लासेस एवरी डे, हमारी हमेशा रोज़ क्लास हुआ करती थी। तो यूज़ टू पास्ट का एक्शन उसे प्रेजेंट टाइम में बताने के लिए कहते हैं। तो वो भी यहाँ पर माधव कह रहा है कि वो तुम्हारी बुक को पसंद किया करती थी। वी यूज़ टू रीड देम टुगेदर, हम उसे साथ में पढ़ा करते थे। ही सैड इन सॉफ्ट वॉइस फॉर मी टू लर्न इंग्लिश। वो कहता है कि ही सैड इन अ सॉफ्ट वॉइस, मतलब वो इसे धीमी आवाज़ में कहता है, फॉर मी टू लर्न इंग्लिश, मतलब मेरे इंग्लिश सीखने के लिए। तो फ्रेंड्स, उसकी जो गर्लफ्रेंड थी वो इस राइटर की बुक को पढ़ती थी और ये दोनों मिलकर बुक पढ़ते थे। लेकिन अब उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो मर गई है, इसीलिए उसे बहुत दुख हो रहा है इस बात को बताने के लिए कि वो मुझे इंग्लिश सिखाने के लिए तुम्हारी बुक को यूज़ करती थी। अब देखिए, माधव आई सेड, आई यहाँ पर ऑथर है, वो राइटर है। तो उस राइटर ने कहा माधव, एज कामली एज पॉसिबल, मतलब जितनी नरमी से, कितनी शांति से मैं कह सकता था, मैंने उससे उतनी शांति से कहा, माधव दिस सीम्स लाइक अ सेंसिटिव मैटर। ये जो मैटर मुझे लग रहा है, ये जो मामला लग रहा है, बहुत ही सेंसिटिव, नाजुक है, पेचीदा मामला है। आई डोंट वॉन्ट टू गेट इन्वॉल्व। ओके, ये वो कहता है, वो राइटर कहता है कि मेरे को ये मामला बहुत ही नाजुक लग रहा है, मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं इस मामले में पढ़ूँ। तो आई डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व मतलब इस मामले में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। हीज गैज रिमेंड डायरेक्टेड एट द फ्लोर। उसकी गैज मतलब होता है नज़र या उसकी दृष्टि। तो उसकी जो दृष्टि थी अभी भी वो फ्लोर के ऊपर टिकी हुई थी, ज़मीन पर टिकी हुई थी। आई डोंट वॉन्ट द जनरल ईदर, ही सेड आफ्टर अ वाइल। कुछ देर, आफ्टर अ वाइल मतलब कुछ समय के बाद माधव ने कहा, ही सेड आई डोंट वांट द जनरल ईदर, मुझे भी ये जो जनरल है, ये जो डायरी है, मुझे भी नहीं चाहिए। दिस इज़ फॉर यू टू डिसाइड। अब ये कहता है, राइटर कहता है, दिस इज़ फॉर यू टू डिसाइड, तुम डिसाइड करो तुम्हें चाहिए या नहीं चाहिए, तुम मुझे क्यों फोर्स कर रहे हो उसे पढ़ने के लिए। इट इज़ टू पेनफुल फॉर मी, ही सैड। तो माधव ने कहा कि ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक है, पेनफुल है, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड मर गई है और उसको ये डायरी उसके पास नहीं रखनी। उसने जो कुछ भी लिखा है वो चाहता है कि कोई राइटर इसे पढ़े और इसके ऊपर कुछ वो मूवी बनाए या जो कुछ भी उसके ऊपर कोई बुक लिखे, वो ये चाहता है। आई कैन इमेजिन मतलब मैं अनुमान लगा सकता हूँ या मैं सोच सकता हूँ कि ये तुम्हारे लिए कितना पेनफुल होगा, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड मर चुकी है और उसको ये जनरल, ये जो डायरी अपने पास नहीं रखना है। तो इसीलिए ऑथर कह रहा है आई कैन इमेजिन, हाँ मैं अनुमान लगा सकता हूँ। ही स्टूड अप, परज्यूमली टू लीव। देखिए, ही स्टूड अप, स्टैंड की सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आई है, स्टैंड, स्टूड, स्टूड। तो इसका मतलब होता है खड़ा होना। तो ही स्टूड अप, वो खड़ा हो गया। प्रिज्यूमली टू लिव, प्रिज्यूमली मतलब होता है परहैप, मे बी, शायद, जो कहते हैं ना, तो प्रोबेबली, तो शायद, टू लीव, जाने के लिए। तो ये खड़ा हो गया शायद जाने के लिए। ही हैड नॉट टच्ड ही सैंडविच विच वॉज ओके बिकॉज आई कुड ईट इट after he left. He could not touch his sandwich. फ्रेंड्स देखिए,
पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ हुआ है। हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, हैड नॉट टच्ड। टच का मतलब होता है छूना, और टच्ड मतलब नहीं छुआ, तो उसने अपने सैंडविच को छुआ तक नहीं था। जब भी आप बुक रीडिंग करें या सेंटेंस पढ़ें तो ये आप ज़रूर ध्यान रखें कि कौन सा सेंटेंस कैसे फॉर्मेशन हुआ है, तो ये आपकी स्पोकन इंग्लिश में बहुत, कन्वर्सेशन इंग्लिश में बहुत काम आएगा। तो ही हैड नॉट टच्ड हिज सैंडविच, उसने अपने सैंडविच को छुआ तक नहीं था। विच वॉज ओके, जो कि ठीक था। बिकॉज, इसलिए। आई कुड ईट इट आफ्टर ही लेफ्ट, आई कुड ईट इट, ताकि मैं उसे बाद में खा सकता था जब ये यहाँ से चला जाए। ही लेफ्ट मतलब जब वो यहाँ से चला जाएगा तो मैं इसे खा सकता था, क्योंकि उसने इसे छुआ भी नहीं था। तो हमेशा देखना फ्रेंड्स, कुड के बाद में हमेशा कुड हो, माइट हो, वुड हो, उसके बाद में जस्ट हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, मॉडल वर्ब के बाद में। तो कुड के बाद में ईट आया है, ईट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो मैं उसे खा सकता था उसके जाने के बाद। थैंक यू फॉर योर टाइम, अब माधव ने कहा थैंक यू फॉर योर टाइम, तुमने जो भी टाइम दिया मुझे उसके लिए थैंक यू। सॉरी टू हैव डिस्टर्ब्ड यू, सॉरी टू हैव डिस्टर्ब्ड यू मतलब तुम्हें परेशान करने के लिए माफ़ी। जैसे हम कहते हैं ना सॉरी तुम्हें परेशान किया, तो आप इसे अपनी कन्वर्सेशनल इंग्लिश में भी यूज़ करें, क्योंकि बुक रीडिंग जब आप करते हैं तो वहाँ पर आप कन्वर्सेशनल इंग्लिश ही सीखते हैं। तो थैंक यू फॉर योर टाइम, सॉरी टू हैव डिस्टर्ब्ड यू। तो अब राइटर ने कहा आई सेड इट्स ओके, ठीक है। ही scribbled his phone number on a piece of paper and kept it on the table। अब देखिए scribbled मतलब होता है जैसे छोटे बच्चे जब शुरुआती तौर पे पेन पेंसिल पकड़कर ऐसे ऐसे जो किसी भी पेपर के ऊपर स्क्रिबल करते हैं या इस तरीके से लिखते हैं अनटाइडी वे से, कहीं भी कुछ तो भी लिख देते हैं और पेंसिल को कैसे भी चला देते हैं, उसे कहते हैं स्क्रिबल्ड। तो स्क्रिबल्ड हीज़ फ़ोन नंबर मतलब ही रोट डाउन हीज़ फ़ोन नंबर हैस्टिली, केयरलेसली और अनटाइडी वे, मतलब जिसे कहते हैं हार्ड टू रीड मैनर, मतलब जिसे बहुत ही मुश्किल से पढ़ा जाए, गंदे तरीके से उसने अपना स्क्रिबल करके फ़ोन नंबर लिख दिया किसी पीस ऑफ पेपर पर और कैप्ट इट ऑन द टेबल पर रख दिया। इफ़ यू आर एवर इन डमराहो, वो डमराहो में रहता था जो कि पटना से 80 किलोमीटर दूर था माधव। तो वो कहता है कि यदि इफ़ यू एवर, कभी, एवर मतलब होता है कभी, इफ़ यू एवर इन डमराव, कभी तुम्हारा डमराव आना हुआ एंड नीड एनीथिंग, और तुम्हें हमारी कभी ज़रूरत पड़ी तो लेट मी नो, मुझे बताना, ये मेरा फ़ोन नंबर है। इट्स अनलाइकली यू विल एवर कम बट स्टिल, वो कहता है कि हाँ मुझे पता है तुम कभी आओगे नहीं, लेकिन स्टिल रख लो नंबर। ही स्टूड अप इंस्टेंटली ड्राफ्टिंग मी एंड वॉकड टू द डोर, और देखिए ही स्टूड अप मतलब वो खड़ा हो गया, इंस्टेंटली मतलब अचानक से, ड्राफ्टिंग मी मतलब एंड वॉकड टू द डोर मतलब दरवाजे की ओर जाते जाते वो छोटा होता हुआ गया, मतलब गायब होता हुआ गया, मतलब समझ रहे हो ना। ये इस तरीके से कह रहा है कि वो अचानक से उठा और धीरे धीरे दरवाजे की तरफ जाते हुए गायब हो गया। ये ड्राफ्टिंग में गायब हो गया मतलब जल्दी से चला गया। माधव आई कॉल्ड आउट आफ्टर हिम, मैंने कॉल्ड आउट मतलब पुकारा, जैसे कहते हैं ना कि व्हेन योर नेम विल कॉल्ड आउट देन यू विल गो, जैसे कि हम हॉस्पिटल में हम हमेशा जाते हैं जब, तो आपका नाम कॉल्ड आउट करते हैं कि अब आपका नंबर है, आप जाके डॉक्टर को विज़िट करें। तो कॉल्ड आउट मतलब होता है पुकारना। तो माधव आई कॉल्ड आउट आफ्टर हिम, मैंने उसके आफ्टर हिम मतलब उसके पीछे से मैंने पुकारा। माधव यू फॉरगॉट योर जर्नल्स, तुम अपनी जर्नल्स भूल गए हो, अपनी डायरी भूल गए। जर्नल्स मतलब उसकी डायरी, अपनी पत्रिका भूल गए हो, जर्नल्स भूल गए हो। प्लीज़ टेक हिम विथ यू, प्लीज़ कृपया तुम उसे अपने साथ में ले जाओ। लेकिन वो माधव जो था वो अपनी जर्नल को वहीं छोड़ के चला गया था। वो चाहता था कि वो राइटर उस जर्नल को पढ़े, उसकी गर्लफ्रेंड की जर्नल को, उसकी जो डायरी को। अब देखिए यहाँ से देखिए, आई टोल्ड यू आई डोंट नीड देम, उसने कहा कि मैंने तुम्हें कहा था, आई टोल्ड यू मैंने तुमसे कहा था कि आई डोंट नीड देम। नीड मतलब होता है ज़रूरत, डोंट नीड मतलब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। मैंने तुमसे कहा था कि मुझे इस जर्नल की, इस डायरी की ज़रूरत नहीं है। सो वाई आर यू लिविंग देम हियर, तुम इसे क्यों यहाँ पर छोड़कर जा रहे हो। तो बिकॉज आई कांट थ्रो देम अवे यू कैन, तो उसने कहा इसलिए, बिकॉज मतलब इसलिए, आई कांट मतलब मैं नहीं कर सकता, थ्रो मतलब फेंकना, देम अवे मतलब इस डायरी को
फेंक नहीं सकता, यू कैन, तुम फेंक सकते हो। तो वो माधव यहाँ पे कहता है कि मैं इस डायरी को नहीं फेंक सकता लेकिन तुम फेंक सकते हो, इसीलिए मैं यहाँ पे छोड़ के जा रहा हूँ। बिफोर आई कुड आंसर, बिफोर मतलब पहले कि मैं कुछ कह पाता, आई कुड आंसर मतलब मैं कुछ कह पाता। ही स्टेप्ड आउट, shut the door and left. He stepped out means to have gone out of the place, usually in a room or building. Stepped out मतलब वहाँ से चला गया। वो मैं कुछ कह पाता इससे पहले कि वो वहाँ से चला गया। shut the door और दरवाजे को बंद कर दिया, and left और चला गया वहाँ से। It took me a few seconds to realize what had happened. तो it took me a few seconds मतलब मुझे ये समझने में कुछ समय लगा। realize मतलब अनुभव होना या समझ पाना। what had happened कि क्या हुआ था। तो क्या हुआ ये समझने में मुझे कुछ सेकंड लग गए। I picked up the general and ran out of the room. उसने कहा कि मैंने जनरल को उठाया और वहाँ से भागा। बट द सोलो, अब देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ से है, मैंने पिकड अप मतलब उठाना। तो आई पिकड अप द जनरल एंड रन आउट ऑफ द रूम मतलब मैंने जनरल को, डायरी को उठाया और वहाँ से भागा। बट द सोलो वर्किंग लिफ्ट हैड जस्ट गॉन डाउन। देखिए सोलो वर्किंग लिफ्ट मतलब एक ही लिफ्ट काम कर रही थी और वो एकदम से नीचे ही चली गई। जस्ट गॉन डाउन मतलब अभी अभी नीचे गई थी। तो यहाँ पर भी देखिए प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ हुआ है। तो जो एक वो लिफ्ट काम करी थी वो जस्ट अभी ही नीचे चली गई थी। तो आई कुड हैव टेकन द स्टेयर्स एंड कॉट हिम इन टाइम। अब ये लिख रहा है कि आई कुड हैव टेकन मतलब मैं कर सकता था। कोई भी काम आपने पास्ट में नहीं किया है उसके लिए आपको पछतावा हो रहा, आप प्रेजेंट टाइम में बता रहे हो कि मैं ऐसा कर सकता था, तो वहाँ पर हम कुड हैव यूज़ करते हैं, उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। तो कुड हैव टेकन, टेक, टुक, टेकन, देखिए थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आई है। तो मैं स्टेयर्स ले सकता था। आई कुड हैव टेकन द स्टेयर्स एंड कॉट हिम मतलब कैच की सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है कैच, कॉट। तो मैं स्टेयर्स ले सकता था, उसे पकड़ सकता था। बट आफ्टर अ लॉन्ग डे आई डिडंट हैव एनर्जी टू डू दैट। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा टाइपो मिस्टेक है, यहाँ पर द आएगा। तो यहाँ पर आफ्टर अ लॉन्ग डे मतलब पूरे दिन, उसका पूरा दिन बाहर वो चला गया था और थक गया था, इसीलिए लिखा है आफ्टर अ लॉन्ग डे। पूरे दिन के बाद में आई डिडंट हैव द एनर्जी, मेरे पास में बिल्कुल भी ऊर्जा एनर्जी नहीं बची थी कि मैं स्टेयर्स से उसे जाकर पकड़ता, टू डू दैट और ऐसा करता। आई कैम बैक टू माई रूम इरिटेटेड बाय हिज ऑडासिटी। फ्रेंड्स देखिए आई कैम बैक टू रूम मतलब मैं वापस अपने रूम पर आया, इरिटेटेड बाय हिज ऑडासिटी। इरिटेटेड का मतलब परेशान था, ऑडासिटी मतलब फ्रेंड्स होता है एक बोल्डनेस और शॉकिंग बिहेवियर जो एकदम से आपको शॉक कर देता है। बोल्डनेस बिहेवियर, रूड बिहेवियर, या फिर इसको जैसे हम कहते हैं ना कि जैसे गैंगस्टर का दुस्साहस कहते हैं, जैसे कि उसका गैंगस्टरों का दुस्साहस देखो, मैं उसके दुस्साहस पर हैरान था कि उन्होंने दिन दिहाड़े पैसे चुरा लिए। तो जैसे कि हम इस तरीके के सेंटेंस बना सकते हैं ऑडासिटी से कि आई वॉज शॉक्ड एट द ऑडासिटी ऑफ द गैंगस्टर हु स्टोल द मनी इन द ब्रॉड डे लाइट मतलब दिन दहाड़े। या फिर ऑडासिटी को आप इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, कोई एडमायरिंग बोल्डनेस मतलब कोई सराहनीय आपने कोई दुस्साहस किया है। जैसे कि रिसेशन चल रहा है, कंपनी लोगों को निकाल रही है, ले ऑफ कर रही है, लेकिन उस समय में आप कोई अपना नया व्यवसाय, कोई स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं और आपको उसमें उसका रिजल्ट भी मिलता है, तो उसे कहते हैं हम ऑडासिटी या कहते हैं दुस्साहस। तो दुस्साहस दो टाइप का हो सकता है, शॉक भी कर सकता है और एडमायरिंग भी हो सकता है, आपको जो एक मतलब सराहनीयता भी दे सकता है। तो जैसे कि एक एग्जांपल आपको देती हूँ, द एंटरप्रेनर हैड द ऑडासिटी टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस ड्यूरिंग अ रिसेशन एंड इट पेड ऑफ। मतलब उसने रिसेशन के दौरान में उसने जो अपना बिजनेस स्टार्ट किया और उसे उसका फल भी मिला। तो इट पेड ऑफ मतलब उसे उसका फल मिला। तो देखो फ्रेंड्स एंटरप्रेनर होता है ये, एंटरप्रेनर नहीं होता है, एंटरप्रेनर। तो इसे इस तरीके से प्रोनाउंस करें। तो वो जो यहाँ पर अपने स्टोरी में कम बैक करते हैं, तो आई केम बैक टू माई रूम मतलब कैम बैक मतलब अपने रूम में वापस आया, इरिटेटेड बाय हिज ऑडासिटी उसके इस दुस्साहस से परेशान होकर।
डंपिंग द नोटबुक्स एंड द स्लिप्स विद हिज फ़ोन नंबर इन द डस्टबिन। डंपिंग मतलब उसको डंप कर देना, फेंक देना। तो उसने उसकी नोटबुक्स जो मतलब उसकी डायरी थी, उसकी जो स्लिप जिस पे उसने फ़ोन नंबर लिखा था, उसे डस्टबिन में जाके फेंक दिया। आई सैट ऑन द बेड अ लिटिल अनसेटल्ड। लिटिल अनसेटल्ड मतलब होता है कि थोड़ा बेचैन होकर। तो मैं बेचैन होकर बेड पर बैठ गया। आई कांट लेट समवन आई जस्ट मेट गेट द बेटर ऑफ मी। फ्रेंड्स देखिए थोड़ा सा ट्रिकी है। आई कांट मतलब मैं नहीं कर सका। लेट समवन आई जस्ट मेट गेट द बेटर ऑफ मी। तो देखिए इसको हम थोड़ा सा तोड़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है लेट समवन गेट द बेटर ऑफ मी। ये एक ईडियम है जिसके दो हम मीनिंग निकाल सकते हैं। एक तो ये होता है कि हम किसी को अपने ऊपर हावी ना होने दें, या फिर जैसे कि कहते हैं कि किसी कोई हमें ना तो छल पाए, कोई हमें नॉट टू बी बीटन और ट्रिक्ड, कोई हमें धोखा ना दे पाए। या फिर हो सकता है हम किसी के किसी के गुस्से, जेलस, एंगर पर हम अपना कंट्रोल बना पाएँ, उसके स्ट्रॉन्ग इमोशन को अपने ऊपर हावी ना होने दें। तो और समवन आई जस्ट मेट मतलब जो अभी अभी हमसे नया व्यक्ति है, अभी अभी मिला है। तो इस पूरे का ये मीनिंग निकलता है आई कांट लेट समवन आई जस्ट मेट गेट द बेटर ऑफ मी। मतलब मैं अपने किसी जो व्यक्ति मुझसे अभी अभी मिला है, अपने ऊपर हावी होने कैसे दे दिया मैंने। वो व्यक्ति मेरे ऊपर हावी होकर चला गया, इसलिए मैं बेचैन हो गया। इस तरह से इसका ये मीनिंग निकलता है। तो आई थॉट मैंने सोचा, शेकिंग माई हेड और अपना सर को हिलाया। ये एक एक्शन है, थिंक का सेकंड फॉर्म है थिंक थॉट। तो मैंने सोचकर अपने शेकिंग माई हेड मतलब अपने सर को हिलाया कि मैंने उसे अपने ऊपर हावी कैसे होने दिया। आई स्विच्ड ऑफ द लाइट एंड ले डाउन। मैंने लाइट बंद की और ले डाउन मतलब लेट गई। आई हैड टू कैच एन अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट टू मुंबई द नेक्स्ट डे। और हैड टू कैच मतलब मुझे कैच मतलब मुझे अर्ली मॉर्निंग आई हैड टू कैच एन अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट मतलब मुझे सुबह सुबह जो फ्लाइट थी मुंबई जाने वाली नेक्स्ट डे की, उसे पकड़ना था। हैड अ 4 आवर विंडो ऑफ स्लीप और मुझे 4 घंटे की नींद लेनी थी। आई कुडंट वेट टू रीच होम। तो आई कुडंट वेट टू रीच होम मतलब होता है कि मैं घर पहुंचने का बेसब्री से इंतज़ार करने लगी। हाउ एवर मतलब फलस्वरूप आई कुडंट स्टॉप थिंकिंग अबाउट माई एनकाउंटर विथ द मिस्ट्रियस माधव। अब देख आई कुडंट मतलब मैं अपने आप को नहीं रोक सकी। किसके लिए? थिंकिंग अबाउट मतलब सोचने के लिए। माई एनकाउंटर मतलब होता है अनएक्सपेक्टेडली मीट समवन, मतलब अचानक से किसी से मिल जाना, तो उसे कहते हैं एनकाउंटर्ड विद द मिस्ट्रियस। जो रहस्यमय माधव के से जो मैं अचानक से मिल गई थी, उसके बारे में मैं सोचने के बारे में मैं अपने आप को नहीं रोक पा रही। हु वॉज दिस गाय? ये आदमी कौन था? द वर्ड डमराव, स्टीफन्स एंड दिल्ली फ्लोटेड अराउंड इन माई हेड। वो कह रहा है कि जो वर्ड डमराव, स्टीफन्स, दिल्ली, ये सारे वर्ड्स ना मेरे दिमाग के चारों ओर घूम रहे थे। फ्लोटेड अराउंड मतलब इधर उधर घूम रहे थे मेरे दिमाग में कि ये क्या है और मेरे से क्यों ये मिला हुआ है। क्वेश्चंस पॉप्ड मतलब मेरे जो माइंड में, पॉप्ड मतलब वो ना उभर कर आना। तो जो प्रश्न मेरे माइंड में, दिमाग में उभर कर आ रहे थे। पॉप्ड मतलब उभरना, दिमाग में नए नए क्वेश्चंस आना, उसे कहते हैं क्वेश्चंस पॉप्ड। आपने चैनल को सब्सक्राइब किया ना? गुरु दक्षिणा दिए बिना मत जाना, मजाक कर रही हूँ। यदि वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे मुझे आपका प्यार और मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।